नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस कंप्लीट किया था। ये उसी वीडियो का जस्ट कंटिन्यूशन है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको ये वाला वीडियो समझ नहीं आएगा, इसलिए आप पिछला वीडियो भी इसको ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम व्यापक या व्यवसाय का व्यापक या समष्टि पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। इसको आप लोग इंग्लिश में माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। ये जो आपको चित्र क्रमांक 1 दिख रहा है, इसमें देखिए व्यवसाय बीच में है और इसके आजू बाजू ग्राहक, प्रतिद्वंदी, विपणन मध्यस्थ, जनता, आपूर्ति करता है ना। आप उसके बाद देखिए, आप ऊपर में देखिए राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, पर्यावरण, जनसंख्या, प्राकृतिक कारक, तकनीकी कारक, अंतर्राष्ट्रीय कारक, कानूनी कारक, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपका मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस या समष्टि पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगर ये आता है प्रश्न तो पहले आप डायग्राम बनाइए, चित्र का क्रमांक 1 बनाइए। काफ़ी आसान शब्दों में उस डायग्राम को बनाया गया है और काफ़ी सिंपल भी है बनाने में। और वो डायग्राम इसने हर चीज़ बड़ी आसानी से समझाया है कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो व्यवसाय के व्यापक वातावरण में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका विशिष्ट घटकों की तुलना में नियंत्रण रख पाना कठिन है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, विशिष्ट घटकों की तुलना में इसका जो नियंत्रण रखना कठिन होता है, अतः व्यवसाय द्वारा इनका पूर्ण ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? आर्थिक पर्यावरण होता है, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जनसांख्यिकी पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, प्रशासनिक पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और कानूनी पर्यावरण। ठीक है। अब बात करते हैं हम आर्थिक पर्यावरण के बारे में। आर्थिक पर्यावरण में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है। कोई राष्ट्र अगर विकसित राष्ट्र है तो उसकी अर्थव्यवस्था एक विकासशील राष्ट्र या अविकसित राष्ट्र के मुकाबले में अलग होगी। ठीक है। हर देश की आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक प्रणाली अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कुछ विकसित राष्ट्र की बात करूँ, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, इनको हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था मानते हैं। और कुछ ऐसे देशों की बात करते हैं जैसे कि अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देश की जो अर्थव्यवस्था को विकासशील माना जाता है। तो जो विकासशील अर्थव्यवस्था है वहाँ पे नागरिकों के जीवन की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी अभी नहीं हो पा रही। कहाँ पे? विकासशील देश में। इसके जस्ट विपरीत में जो विकसित राष्ट्र है ना, जैसे ऊपर में जिन राष्ट्र की बात किया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस इत्यादि आदि, वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है कि वहाँ पे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है। वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। वहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में पैसा है। तो ज़्यादा मात्रा में पैसा है तो वहाँ के लोग ऐसे वस्तु और सेवा को परचेज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वस्तुओं को परचेज़ कर सकते हैं जिनका कीमत काफ़ी ज़्यादा होगा। वहाँ पे जो मार्केट होता है वो हाई इनकम मार्केट है। और जो विकासशील राष्ट्र है या अल्प विकसित राष्ट्र है, वहाँ पे जो मार्केट है वो लो इनकम मार्केट होगा। तो कंपनी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप ये डिसाइड करती है कि वहाँ पे निवास करने वाले लोगों का प्रति व्यक्ति आय कैसा है। उस अर्थव्यवस्था कौन सी श्रेणी में, उच्च आय वाली श्रेणी है कि निम्न आय वाली श्रेणी है, उसके अनुसार कंपनी अपनी वस्तुओं का निर्माण करती है। अपनी जो सेवा जो दे रही है उनको उसका निर्माण होता है, उसको सेवा और वस्तु पे ध्यान दिया जाता है और उसके अनुसार ही कंपनी जो है अपनी आर्थिक नीतियाँ को डिसाइड करती है। देखो, आर्थिक नीति में ये रखते हैं कि आर्थिक नीति वह सरकारी नीति है जो किसी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों को निर्देशन, नियंत्रण तथा नियमन से संबंध रखती है। चूँकि अर्थव्यवस्था शब्द के अंतर्गत बहुत सारी बातें समाहित है, अतः आर्थिक नीति भी किसी एक नीति के नाम नहीं बल्कि आर्थिक नीति के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी हम बात कर लेते हैं। औद्योगिक नीति, व्यापारिक नीति,
मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, साख नीति, कीमत, कृषि, श्रम इत्यादि, ये सारे जो विशिष्ट सरकारी नीतियाँ हैं जिसको हम एकीकृत रूप में क्या बोलते हैं, आर्थिक नीतियाँ बोलते हैं उस देश का। अब जैसे मैं अभी हमने बात की औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति क्या होता है? इसके अंतर्गत उद्योग का वर्गीकरण, सरकारी एवं निजी क्षेत्र की भूमिका, उद्योगों की स्थापना, उद्योगों पर छूट या प्रतिबंध, ऋण तथा प्रोत्साहन, उत्पादन, परमिट, लाइसेंस, कोटा, कच्चा सामग्री आदि आदि को सम्मिलित किया जाता है। उस देश में लाइसेंस नीति कैसी है, लघु उद्योग नीति कैसी है, ये सारी चीज़ें आपकी औद्योगिक नीति के अंतर्गत आती है। जिस देश की औद्योगिक नीति बहुत अच्छी होगा उसकी प्रबल संभावना है कि उस देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफ़ी तीव्र गति से होगा और काफ़ी अच्छा होगा। राजकोषीय या बजट नीति, आप लोग इसको फिस्कल या बजट पॉलिसी कहते हैं। राजकोषीय नीति का संचालन वित्त मंत्रालय करता है तथा इसमें सरकारी आय व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था, ये सब चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी राजकोषीय नीति के जो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, पूंजी के निर्माण, विनियोग निर्धारण, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, किसी विदेश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। कौन फोकस करता है? राजकोषीय नीति, बजट नीति। प्रति व्यक्ति आय, सर प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? उस देश में निवास करने वाला हर एक व्यक्ति एक आय कमाता होगा, एक आय अर्न करता होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कुछ पैसा अर्न करता होगा, उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। रोजगार के अवसर में वृद्धि, स्थिरता के साथ विकास तथा आर्थिक समानता लाना इत्यादि, ये सब नीति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? फिस्कल या बजट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। अब ये बात करते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या होता है? हर एक देश की मौद्रिक जो सेंट्रल बैंक है क्या करता है? सेंट्रल बैंक से जुड़ा हुआ है। मौद्रिक नीति का अर्थ केंद्रीय बैंक या की उस नियंत्रण नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीतियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करता है। हर एक देश का सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया के केस में जो सेंट्रल बैंक है आपका वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। वो क्या करता है? जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। भारत में समानता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक एवं साख नीति जारी करता है जिसमें साख क्रेडिट नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं। ठीक है। फिर है व्यापार नीति। व्यापार नीति सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो संरक्षणवादी व्यापार नीति, दूसरा आपका स्वतंत्र व्यापार नीति। अब संरक्षणवादी व्यापार नीति में कोई भी सरकार अपने नए एवं छोटे उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा मतलब फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगा देती है। मतलब संरक्षणवादी व्यापार नीति में क्या करती है गवर्नमेंट, अपने जो डोमेस्टिक फर्म है, उद्योग है, उनको संरक्षण देने के लिए जो बाहर के जो प्रोडक्ट आते हैं, जो दूसरे देश से प्रोडक्ट आते हैं, उसमें क्या कर देती है, उसमें ज़्यादा टैक्स लगा देती है। ठीक है, ताकि वो फॉरेन कंपटीशन से अपने स्थानीय उद्योग को बचा सके। जबकि स्वतंत्र व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात या आयात पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है। हाँ, इसको आगे जब वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे। इसमें व्यापार नीति में आपका विश्व व्यापार संगठन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। देखो ये पॉइंट आपके काम की है ना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकाय द्वारा बनाए गए नियम भी व्यवसाय के आर्थिक वातावरण का अंश है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय जो निकाय होते हैं वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं वो भी व्यवसाय के आर्थिक जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। व्यवसाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है वो बता रहे हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट 1947 1947, कंपनीज एक्ट 1956, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017। ये आपके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट बनाती है। उसका एक ही लक्ष्य एम है ताकि व्यवसाय जो हो रहा है उसको सही तरीके से उस पर नियंत्रण किया जा सके और गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय करने वाली जो भी कंपनीज है वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें।
ठीक है। अब यहाँ पे सा है आपका आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था होता है। सेकेंड है आपका सौम्यवादी तथा सामाजिक अर्थव्यवस्था। थर्ड है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से आज उस आर्थिक संगठन से है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को निजी स्वामित्व होता है और सरकार का नियंत्रण बहुत कम होता है या नहीं होता। ठीक है। अब कुछ देश के नाम बता रहा हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट का जो नियंत्रण है, जो गवर्नमेंट का नियंत्रण की मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो फॉलो करती है वो जैसे अमेरिका हो गया आपका। ठीक है। आपका ये सेकेंड एक साम्यवादी तथा सामाजिक अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, इन दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन का समूचे समाज का स्वामित्व होता है। मतलब किसका होता है, समूचे समाज का स्वामित्व होता है और सामान्यतः आर्थिक नियंत्रण किसी एक केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है। इसका एक एग्जांपल है आपका रशिया। ठीक है। इसका एग्जांपल है आपका रशिया। फिर आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य सार्वजनिक तथा निजी उपक्रम का एक साथ होने से। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोहरे बाजार की स्थिति पाई जाती है। ठीक है। अर्थात इसमें कुछ नियंत्रण अर्थात कुछ कीमती मांग तथा आपूर्ति के आधार पर बाजारी ताकत तय करती है, तो कुछ वस्तुओं पर सरकार राशनिंग एवं नियंत्रण रखती है, जिसका एग्जाम्पल है आपका इंडिया। नेक्स्ट है आपका सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण। व्यवसाय के गैर आर्थिक वातावरण पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों को पर्याप्त रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, व्यवसाय की रणनीति तैयार करते समय जो कंपनीज़ को फर्म को सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, रीति रिवाज, परंपरा, मान्यता, रुचियाँ तथा प्राथमिकता जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो हैं, अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाए तो फर्म को या कंपनी को व्यवसाय कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अब सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के 3 प्रमुख पहलू होते हैं। पहला क्या है आपका, जीवन शैली व सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। दूसरा है प्रमुख सामाजिक समस्याएं। तीसरा है बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद। नेक्स्ट आता है जनानिकी पर्यावरण। जनानिकी पर्यावरण में आपके डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट सम्मिलित होते हैं। इसमें जो प्रमुख तत्व जो सम्मिलित होते हैं वो है आपका जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार मतलब कि उस राज्य की या उस देश की आबादी कितनी है। वृद्धि दर, आयु संरचना मतलब कितना मेल है कितना फीमेल है। लिंग संरचना। ठीक है। आयु संरचना में आपका किस उम्र के, जैसे 0 से 15 साल में कितने लोग हैं, 15 से 64 साल में कितने लोग हैं, 64 साल से अधिक में कितने लोग हैं, ये आयु संरचना में आ जाएगा। लिंग संरचना मतलब कि कितने मेल हैं कितने फीमेल है कितने थर्ड जेंडर में। ठीक है। परिवार का आकार है ना, परिवार का आकार छोटा है कि बड़ा, ये इसमें आता है। जनसंख्या का आर्थिक स्तरीकरण मतलब वहाँ पे जो लोग निवास कर रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी, ये भी आ जाता है। शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य, आवास एवं पोषण, धर्म, जाति इत्यादि, ये जो सारी चीज़ें हैं जनानिकी पर्यावरण के अंतर्गत आता है, जो कहीं ना कहीं आपका व्यवसाय को प्रभावित करता है। अब है आपका प्राकृतिक पर्यावरण या यूँ कहें तो नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हो सकती है, प्राकृतिक संसाधन, स्थायी निधि, स्थान निर्धारण संबंधी तत्व, मौसम संबंधी अवस्थाएं, बंदरगाह संबंधी अवस्थाएं, या यूँ कहें तो प्रकृति के वो सारे तत्व जो आपके व्यवसाय को प्रभावित करती है वो आपके प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती है। और ये व्यवसाय को किस तरह प्रभावित करती है वो भी देख लेते हैं। व्यवसाय के सभी तत्व प्रायः प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करते हैं जो अग्रलिखित हैं। उत्पादन कच्चे माल पर निर्भर करता है, और कच्चा माल कहाँ से मिलता है हमको, नेचर से मिलता है। ठीक है। 2 क्षेत्रों के बीच व्यापारिक भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करता है। 2 क्षेत्रों के बीच का व्यापार किस पर डिपेंड कर देता है कि वहाँ पे उनका लोकेशन कैसा है। ठीक है।
यातायात और संचार भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। देखो, यातायात और संचार, दो लोकेशन अगर पास पास है तो वहाँ पे यातायात होने की अच्छी संभावना है, और अगर दो लोकेशन है वो दूर दूर है और वहाँ पे यातायात की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है तो वहाँ पे व्यापार कर पाना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न बाज़ारों की भौगोलिक स्थितियों में अंतर होने के कारण बाज़ार में परिवर्तन आ जाता है। फिर है भौगोलिक और भूगर्भीय तत्व कई बार पूरे व्यवसाय के स्थान को प्रभावित करते हैं। ये कई बार लिखा है पर ये हर बार आपके व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। कृषि प्रकृति पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही। जो हमारी जो कृषि है वो पहाड़ी क्षेत्र में वो किस पे निर्भर करती है, हमारे मानसून पे निर्भर करती है। और किस पे निर्भर करती है, वहाँ पे जो ज़मीन है, ज़मीन के जो ज़मीन पे भी निर्भर करती है, ठीक है। मानसून पे भी निर्भर करती है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है उस पर भी निर्भर करती है। खनन और उत्खनन प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रौद्योगिकी या तकनीकी पर्यावरण। देखो, विज्ञान लोगों को ज्ञान प्रदान करता है, जबकि प्रौद्योगिकी या टेक्निक इसके उपयोग के बारे में जानकारी देती है। कुछ ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे लोगों के जो टेक्निकल जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा है, और कुछ ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे लोगों के टेक्निकल नॉलेज काफ़ी कम है, बहुत कम है। तो आप ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ पे लोगों का टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो वैसी वस्तुएं खरीदना पसंद करेंगे जो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी साउंड है, जैसे आपके लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, एप्पल आईफोन, स्मार्टफोन, ठीक है। और वो ज़्यादा मात्रा में और उच्च मूल्य में, हाई प्राइस में भी उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगे। उसके जस्ट अपोजिट में ऐसे राष्ट्र या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोगों के टेक्निकल नॉलेज काफ़ी कम है, वहाँ पे आप ऐसे उत्पाद को विक्रय करने का प्रयत्न करेंगे जो उत्पाद को चलाने के लिए काफ़ी टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है, तो लोग उसको परचेज करना नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। इसमें ये पैराग्राफ है, ये पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको, और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आज अनेक ऐसे उत्पाद बाज़ार में लोकप्रिय हैं जिनके बारे में उपभोक्ता कुछ वर्ष पूर्व तक परिचित नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। कंप्यूटर उद्योग भी पूर्णतः नया उद्योग है, ठीक है। लोगों के जैसे जैसे टेक्निकल नॉलेज बढ़ रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स भी धीरे धीरे परचेज कर रहे हैं। अनेक देश में कृत्रिम रेशे से बने वस्त्रों में कुछ सूती वस्त्र उद्योग कभी को लगभग समाप्त कर दिया है, ठीक है। टेलीविज़न ने रेडियो और सिनेमा उद्योग पर तत्काल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों की आम गृहिणी आज उपयोग किए जाने वाले खाद्य उत्पादों में से 70% उत्पाद ऐसे हैं जो 30 से 40 वर्ष पूर्व अस्तित्व में नहीं थे, ठीक है। जो तकनीकी पर्यावरण है, जो प्रौद्योगिकी पर्यावरण है, वो क्या कर रहा है, आज के वर्तमान के समय में लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर रहा है। और क्या हो रहा है, उसकी वजह से लोगों को कम प्राइस में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट जो टेक्निकल नॉलेज से भरपूर है वो प्रोडक्ट भी लोगों को मिल पा रहा है। फिर हम बात करते हैं राजनीतिक व प्रशासनिक पर्यावरण में। इसमें जो प्रमुख तत्वों को शामिल किया जाता है उसमें है देश में राजनीतिक स्थिरता। जितना अधिक देश में राजनीतिक स्थिरता होगी वहाँ पे व्यवसाय कर पाना बहुत आसान होगा। हम बात कर रहे थे देश में राजनीतिक स्थिरता के बारे में। जिस देश में राजनीतिक स्थिरता काफ़ी अच्छी होगी वहाँ पे व्यवसाय कर पाना आसान होगा। देश में शांति एवं सुरक्षा, देश की सरकार की आर्थिक नीतियाँ, सरकार की राजनीतिक दृष्टिकोण, अन्य राष्ट्रों के साथ सरकार का संबंध, केंद्र व राज्य के साथ संबंध, सरकार की कल्याणकारी क्रियाएँ, ये ऐसे तत्व हैं राजनीतिक व प्रशासनिक पर्यावरण के जो आपके व्यवसाय को प्रत्यक्ष तौर से प्रभावित करती है, और इन तत्वों को ध्यान पर रख कर ही व्यवसाय किया जा सकता है। एक सारांश यहाँ पे लिखा हुआ देखो, संक्षेप में सरकार जितनी अधिक शांति, सुरक्षा व अन्य सुविधा उपलब्ध कराएगी किनको, फर्म को, कंपनी को, उद्योग को, उतना ही अधिक व्यवसाय के विकास में गति आएगा।
और अगर सरकार शांति सुरक्षा व सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकती तो व्यवसाय में विकास ला पाना संभव नहीं है। लास्ट आपका बच गया है भाई, हाँ, ये है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण में जो प्रमुख चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब क्या प्रमुख तत्व इसके अंदर आता है? विश्व व्यापारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बनाए गए नियम, विभिन्न देशों की आर्थिक नीतियाँ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार चक्र की अवस्था, मतलब वो तेज़ी है कि मंदी की स्थिति है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण में, ये जो घटक होते हैं, ये भी आपके व्यापार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब लास्ट रह गया भाई आपका कानूनी पर्यावरण, जिसको लीगल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। ये नाम से ही क्लियर है कि इसके अंतर्गत क्या आएगा आपका। देखो इसको पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म कानूनी प्रणाली के अधिकार क्षेत्र में काम करती है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के लिए भी सच है। कानूनी पर्यावरण सरकार द्वारा बनाए गए नियम का कानूनों का गठन करता है और विभिन्न संसद में पारित कानून व्यावसायिक कानून की अनदेखी नहीं कर सकती। देखो ये इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हर एक कंपनी को लीगल एनवायरनमेंट के अंतर्गत रह के कार्य करना होगा। नियामक पर्यावरण में सक्रिय महत्वपूर्ण कारक और प्रभाव निम्नवत है। ए, संवैधानिक ढांचा, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और केंद्र राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। बी, वस्तुओं का वितरण और मूल्य निर्धारण और उनके नियंत्रण से संबंधित नीतियाँ। सी, उद्योगों का लाइसेंस, एकाधिकार, विदेशी निवेश और वित्त पोषण संबंधित नीतियाँ। डी है आपका आयात और निर्यात से संबंधित नीतियाँ, ठीक है। देखो भारत में जो कानून है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, ये वो कानून से आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड दिशा निर्देश, प्रतिस्पर्धा अधिनियम आदि आदि, ये सब अधिनियम है जो आपके व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। अब मैं इसका सारांश आपको पढ़ के बताता हूँ कि आपका जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सीधे तौर पे आपके व्यवसाय को प्रभावित करती है। आपके जो मैक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत आर्थिक, जनानिकी, तकनीक, कानूनी, राजनीतिक जो पर्यावरण होते हैं, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के फर्म या कंपनी अपना बिजनेस सुचारू रूप से कर सकता है। अगर इन फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखा जाए तो कंपनी ज़्यादा समय तक अपना बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकती है, ठीक है। ये चार्ट, हाँ, ये जो चार्ट है इसको ज़रूर एग्ज़ाम में बनाएंगे, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की प्रबल संभावना है। ये चित्र क्रमांक 1 व्यवसाय या व्यापक या सम्मिश्र पर्यावरण का डायग्राम है, आप इसको ज़रूर बनाइए। मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। थैंक यू।